यह हैंड रिटन नोट्स है एनसीईआरटी क्लास 6 की। आपको बता दें क्लास 6 में हम एंशियंट पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की न्यू एनसीईआरटी है, आप देख सकते हैं किताब में। उसकी हैंड रिटन नोट्स है, अर्थात हैंड रिटन नोट्स का मतलब ये हो जाता है कि पूरी किताब का चैप्टर एक एक पॉइंट पढ़ा गया है, उसके बाद यह नोट्स तैयार की गई है। आप सबको अच्छा लगेगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। कमेंट में फर्स्ट वीडियो है, ज़रूर कमेंट करके हौसला अफजाई करिएगा, बताइएगा जैसा भी हो, सुधार करने का भी आप लोग सजेशन करिएगा। अतीत के बारे में, हमारे अतीत पहला चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 का। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इसके बारे में हम चलते हैं आगे। लोग क्या खाते थे, अतीत के बारे में यही जानेंगे कि लोग क्या अतीत मतलब पिछला बीता हुआ। लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे, अखेट को, किसी पशुपालकों को, कृषकों को, शासकों को, व्यापारियों को, पुरोहितों के, उस समय के शिल्पकारों को, कलाकारों को, संगीतकारों को या फिर वैज्ञानिकों को इत्यादि के बारे में हम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी हेडिंग हमारी है प्रारंभ में लोग कहाँ रहते थे, यह जानने की इच्छा हर किसी की होती है। तो इसमें प्रारंभ में लोग नदियों के किनारे रहते थे, आखेटक एवं शिकारी के रूप में। आखेटक मतलब कि शिकार करते थे, घुमंतु प्रकार के थे, और वे भोजन के लिए क्या प्रयोग करते थे, जड़ फूल, अच्छी अच्छी जड़ें होती थी, फल हुआ करता था। नदियों के किनारे रहेंगे तो वहाँ पे फल भी तैयार हो जाएगा, फल इसलिए तैयार हो जाएगा, पेड़ पौधे भी तैयार होंगे क्योंकि पानी की व्यवस्था थी, तथा अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। अच्छा, लोग रहते नदियों किनारे क्यों थे, क्योंकि नदियों के किनारे पानी की सुविधा हुआ करती थी, इसलिए वे नदियों किनारे रहा करते थे, उपायों का संग्रह किया करते थे। अब फिर दक्षिण एशिया, एक टॉपिक आपको दक्षिण एशिया मिलता है। दक्षिण एशिया का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। आधुनिक भारत मतलब वर्तमान जो भारत है, इसमें दक्षिण एशिया में कौन कौन शामिल है, तो आधुनिक भारत जो है वर्तमान का, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपना भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। आदि पड़ोसी देश जो हैं ये दक्षिण एशिया में आते हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशाल है जरूर। बाकी एशिया महाद्वीप से समुद्रों एवं पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटा हुआ है। बटा हुआ होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। इतना तो समझ गए होंगे। अब अतीत के बारे में कैसे जानें, ये हेडिंग को फिर से थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं। अतीत में लिखी गई पुस्तकों के द्वारा पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना, पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, इसीलिए इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, पांडुलिपि किसे कहा जाता था, तो जो हाथ से लिखी जाती थी लिपि उसे पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, पांडुलिपि, इसके लिए अंग्रेजी शब्द पांडुलिपि के लिए मैन्यू स्क्रिप्ट प्रयोग किया गया है तथा लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है प्रयोग किया। पांडुलिपि ताड़पत्र अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी से बड़े बड़े क्लासेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांडुलिपि ताड़पत्र अथवा भोजपत्र पर भूर्ज, ये पॉइंट याद करिएगा, भूर्ज नामक पेड़ की छाल से लिखी जाती थी। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। आगे चलते हैं। अभिलेख, ये सब क्लास 6 का है, आप लोग देख लीजिएगा। अभिलेख, अभिलेख प्रायः पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अब कह रहा है अभिलेख प्रायः पत्थर अथवा धातु पर ही उल्लेख किए गए हैं। कभी कभी शासक भी या अन्य आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण कराया जाता था ताकि लोग उसे पढ़ सकें तथा उन नियमों का पालन कर सके, अर्थात नियम को जताने के लिए पत्थर पर लिखवा दिया जाता था। ज़्यादातर शासकों द्वारा ही लोक उत्कीर्ण कराया जाता था। यह लेख जो है शासकों द्वारा ही ज़्यादातर उल्लेख करवाया जाता था। पुरातत्वविद, अब पुरातत्वविद क्या है उनको समझ लीजिए। पत्थर ईंट से बनी इमारतों के बहुत से अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, अन्य कई वस्तुओं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई थी। ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। चलो अगली
चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर 2 आ गया, आखेटक संग्राहक, खाद्य संग्राहक। चैप्टर 2 में हम लोग हैं। इसमें भोजन का इंतजाम की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आखेटक या खाद्य संग्राहक कहा जाता था। आमतौर पर जंगली जानवरों का शिकार करने वाले, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ने वाले को आखेटक कहा जाता था। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया, आखेटक किसे कहा जाता था? तो जंगली जानवरों का शिकार करने वाला, मछलियों और चिड़ियों पकड़ने वाले को आखेटक कहा जाता था। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। साथ घुमंतू टाइप के थे, घुमंतू प्रकार के थे। ऐसा इसलिए करता था कि भोजन की तलाश में करता था, भाई भोजन की तलाश में घूमता रहता था, जानवरों के पीछे पीछे घूमता रहता था। उपयुक्त मौसम के अनुसार, उस समय का पर्यावरण जो था मौसम के अनुसार भी भागना पड़ता, जैसे यहाँ से गर्मी है तो वहाँ जाना, या फिर यहाँ बाढ़ आई है तो उधर जाना। सूखे मौसम में पानी की तलाश में भी घूमता रहता था। अब एक हेडिंग आती है आपकी शैल चित्र और कला। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, जिनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश गुफाओं से मिले हैं, जिनमें जंगली जानवरों का सजीव चित्रण किया गया है। अर्थात जंगली जानवरों का भी चित्रण उस पर दिखाया गया है दीवारों पर। अगली हेडिंग, पुरा स्थल क्या होता है? हम पुरा स्थल जान लेते हैं। पुरा स्थल, एक मिनट सॉरी, पुरा स्थल, अब हम आ गए पुरा स्थल में। उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका स्थल कहाँ है? ये पूरा स्थल इसी को कहा जाएगा। भीमबेटका स्थल को भी जो पुरानी कहते हैं ना, ये उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएँ मिलती हैं। लोग इसमें रहते थे क्योंकि बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। अब नर्मदा घाटी अर्थात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है, तो वहीं पर ये भीमबेटका गुफा था। नाम एवं तिथियाँ। आरंभिक काल के पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल जो होता था हमारा सबसे पहला काल होता था, उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। इसका नाम पत्थरों के औजारों के आधार पर पड़ा है। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल। इसका नाम समय 20 लाख BC से 1000 BC है तक है। अब मध्य पाषाण काल देख लेते हैं। पुरापाषाण काल को हम लोगों ने देख लिया। मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक अंग्रेजी में कहा जाता है, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल कहा जाता है, या मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसका समय 12000 BC से 10000 BC तक है। इस काल के औजार छोटे हुआ करते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण, मध्य पाषाण काल को आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि इसके औजार जो थे मध्य पाषाण के, ये छोटे होते थे, अर्थात इसे माइक्रो में छोटा होता है, इसलिए माइक्रोलिथिक कहा जाता था, लघु पाषाण काल कहा जाता था। इस काल के औजार में हड्डियाँ, लकड़ियों के टुकमुट्ठे लगे हंसिया और आरी औजार मिलते थे। साथ ही पुरापाषाण युग के औजार भी बनाए जाते थे। अब आ गया नवपाषाण युग। इस युग की शुरुआत 10,000 साल से पूर्व से हुआ है। औजार धारदार पहने औजार पर पालिश की जाती थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत हेडिंग है हमारा। 12,000 साल पहले मध्य पाषाण काल में जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। ऐसा करते करते मानव खुद पैदा करना सीख लिया, चीज़ों को उत्पादन करना सीख लिया होगा संभावना व्यक्त की जा रही है। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को भी आकर्षित किया होगा, पालतू बनाया होगा तथा अन्य जंगली जानवरों से सुरक्षा दिए होंगे। इस प्रकार वे पशु पालक बन गए। अब चलते हैं बसने की
प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यही करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। कृषि के लिए सबसे पहले अपनाई गई फसल क्या थी? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गेहूं और जौ है। पालतू जानवर सर्वप्रथम कौन था? तो कुत्ता था। इसके बाद कौन? भेड़ और बकरी थी। नवपाषाण युग के औजार। नवपाषाण युग के औजार, इनमें वे औजार हैं जिनकी धार को और अधिक पहिना अर्थात करने के लिए पालिश चढ़ाई जाती थी। अब देख लीजिए, मध्यपाषाण काल के जो थे वो छोटे थे औजार। नवपाषाण काल के क्या थे? इनकी पालिशदार और इनको पहिना बनाया जाती थी, इसकी पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। औजार पाए गए पत्थर के, लकड़ियों के, हड्डियों के, ये सब औजार पाए गए हैं। नवपाषाण युग में पुरापाषाण युग से भिन्न औजार प्राप्त हुए थे। नवपाषाण युग में पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन बर्तनों पर अलंकरण किया जाता था अर्थात सजावट किया जाता था। एक स्थल है मेहरगढ़। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। इसीलिए मेहरगढ़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से विभिन्न जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जैसे हिरण, सुअर, भेड़, बकरी की। मेहरगढ़ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे रहते हैं। अब हम 2 चैप्टर, पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हम तीसरा चैप्टर कल से, अगला वीडियो में आप लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। और तीसरे चैप्टर में क्या है? हड़प्पा की कहानी। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर, जिससे आप लोगों को अगला वीडियो लाने के लिए मैं तत्पर रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।